अभी हम लोग वेक्टर से रिलेटेड जो लास्ट टाइम पे जो लेक्चर पढ़ा था हमने, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड अ वेक्टर सी डायरेक्टेड अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 5√6। कहने का मतलब ये है कि सपोज कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हमें एक वेक्टर सी बताना है ना। वेक्टर सी बताना है जो कि किधर ही होना चाहिए, वेक्टर सी इसके इंटरनल बाइसेक्टर में होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या प्रोसेस बताया था कि अगर दोनों वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट जो आएगा वो बीच में ही आएगा, और फिर उस रिजल्टेंट का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल करके गिवन मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे ए है और बी है, तो ऐसा करते हैं हम लोग दो इक्वल वेक्टर ले लेते हैं। अगर हमने ऐसा ले लिया कि सपोज करो एक यूनिट वेक्टर ले लिए ए, सपोज करो ये एक यूनिट वेक्टर है ए के डायरेक्शन में और ये एक यूनिट वेक्टर है बी के डायरेक्शन में, तो इन दोनों यूनिट वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल इसके बीच में आएगा, है ना। तो हम लोग ये रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं और फिर इस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर लेकर के उसको हम लोग इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो कितना आ जाएगा ये वेक्टर कितना है 7i माइनस 4j माइनस 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट, यानी दिस इज इक्वल टू 7i माइनस 4j माइनस 4k कितना आ जाएगा ये 49 16 है ना, 16 16 32, यह आ जाएगा 81 आया, यानी ये 81 आया तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 9। ये यूनिट वेक्टर ए। उसी तरीके से यूनिट वेक्टर बी कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर बी को जब हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है ये -2i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 4 8 और एक 9, यानी स्क्वायर रूट में 3, यानी कि दैट इज बी कैप इज इक्वल टू -2i माइनस j प्लस 2k भाई कितना, यह आ जाएगा 3, ये बी कैप आ गया। अब इतना होने के बाद हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ये आर फाइंड कर लेते हैं। इधर देखो जरा, अब ये आर वेक्टर हम लोग कैसा लिखेंगे, ए कैप प्लस बी कैप, ये ना रिजल्टेंट। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, सारे वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7i माइनस 4j माइनस 4k अपॉन 9 प्लस -2i प्लस -2i माइनस j प्लस 2k डिवाइड बाई 3। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, ये एलसीएम आ जाएगा 9, है ना, ये एज इट इज 7i माइनस 4j माइनस 4k, ये 3 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में सब, यानी कि -6i माइनस 3j प्लस 6k कितना आ जाएगा ये 7i माइनस 6i, ये i बचेगा -4 माइनस 3 माइनस 7j और ये -4 और ये कितना प्लस 2k अपॉन 9, ये कितना आ गया, ये आ गया आर वेक्टर। अब आर वेक्टर मिल गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके बाद निकाल लेते हैं आर कैप। आर कैप कितना आ जाएगा, जब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आर कैप मिल जाएगा। कितना आएगा फिर ये देखिए आर वेक्टर, इसमें हम लोग ये आर कैप मिल गया, है ना, यानी कि अब हम लोग को इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल गया, तो देयरफॉर अपने पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है 5√6 इंटू आर वेक्टर आर कैप।
तो ये तो यहाँ से जो अपने पास आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, अपना रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा दोनों के बीच का। तो इस तरीके से और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन देता है कि इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, कहता है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर and then prove that their difference is √3। ये प्रूफ करना है, आसान है बिल्कुल। मान लेते हैं कि हम एक वेक्टर ले लेते हैं a, सपोज एक वेक्टर a ले लेते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड, और एक वेक्टर ले लेते हैं b। सपोज करो कि हम एक वेक्टर a लिए और एक वेक्टर b लिए, है ना। मान लो कोई वेक्टर a है और ये कोई वेक्टर b है, सपोज दैट ऐसे लिख देते हैं। सपोज करो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताइए। a प्लस b का मैग्नीट्यूड, या दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, यही रहेगा ना, चलेगा। और a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 1 है, यानी कि दिस इज 1 इज इक्वल टू, ये भी 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अगर इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा, यानी कि देयरफॉर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल कितना आ गया -1/2, ये आ गया। अब इतना आने के बाद डिफरेंस निकालना है ना, तो जब दो वेक्टर का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि अब अगर ऐसे निकाला जाए a माइनस बी, ये कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है कि नहीं। ऐसे लिख देते हैं, जब a और b के बीच में एंगल थीटा है तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड यही होता है, डिफरेंस वाला। आप करके भी देख सकते हो, अगर हमने a ऐसे लिया है और b ऐसे लिया है, यानी अगर a ऐसे है और ये b ऐसे है तो माइनस बी इधर आ जाएगा, है ना। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अब a माइनस बी, यानी कि अब यहाँ से अगर हम लोग a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं। और फिर जब हम लोग उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड 2ab थीटा के जगह कितना जाएगा 180 माइनस थीटा, और जब 180 माइनस थीटा आएगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा नेगेटिव में, तो वहीं से हम लोग को ये रिलेशन आ जाता है। तो पुट कीजिए इसका वैल्यू, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये -2 इंटू 1 कॉस थीटा कितना है -1/2 है, ये -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, ये √3 आ गया, और यही अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेगुलर हेक्सागोन है, कहता है इन अ रेगुलर हेक्सागोन A B C D E F वेक्टर AE इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखा है AC प्लस AF प्लस AB, दूसरा ऑप्शन दे रखा है AC प्लस AF माइनस AB, एंड तीसरा ऑप्शन दे रखा है AC प्लस AB माइनस AF एंड D इज नन ऑफ दिस, यानी कि रेगुलर हेक्सागोन है, उसमें हम लोग को A ही बताना है। तो डायग्राम से हम लोग बना लेते हैं किसका, और डायग्राम बना करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक ABCD बना लो, मान लो हम रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो रेगुलर हेक्सागोन में होता क्या है
कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, और ये जो इंटरनल एंगल होता है वो कितने का होता है, 120 डिग्री का, है कि नहीं। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, यानी कि फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, जो हम लोग का एक्सटर्नल एंगल आता है, ये किसके बराबर आता है एक्सटर्नल एंगल, दिस इज इक्वल टू कितना 360 डिवाइडेड बाई n, जिसमें n क्या नंबर ऑफ साइड, तो हेक्सागन है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा, इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, अगर बाहर का एंगल थीटा है तो 180 में से बाहर घटाएंगे तो इंटरनल एंगल आ जाएगा। ओके, तो ये तो खैर जरूरत नहीं था, बता दिया आपको, कभी जरूरत पड़े तो। अब मान लो हम इसका नाम देते हैं ABCDEF, इसमें क्या कह रहा है कि AE वेक्टर क्या होगा, है ना, यानी कि हम इस वेक्टर की बात करेंगे A से लेकर के E तक। इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस वेक्टर को बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। हम AE है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB BC CD DE, दैट इज इक्वल टू AE, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं AF FE, दैट इज इक्वल टू AE, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। अब जरा इसमें हम लोग को चेक करना है कि और कौन कौन सा तरीका हो सकता है। अब जरा देखो कि हम AE को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो कि हमने एक वेक्टर ले लिया ऐसा कि सपोज करो कि हम चाहे तो AE को ऐसे भी लिख सकते हैं AC वेक्टर, उसके बाद ये वेक्टर और फिर ये वेक्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाला वेक्टर AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर इज इक्वल टू कितना AE वेक्टर, जो अपने पास पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि नहीं, कि जब हम लोग एक शुरुआत टेल से लास्ट हेड पे पहुंचते हैं, मतलब कि सपोज करो कि हमारे पास ऐसे वेक्टर थे, कि मान ले कि हमारे पास ऐसे वेक्टर थे, एक के टेल पे दूसरे का हेड रखा हुआ है, मान लो ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, वेक्टर C है, वेक्टर D है, तो शुरू के टेल से जब लास्ट का हेड मिलाते हैं तो ये वेक्टर किसके बराबर हो जाता है A प्लस B प्लस C प्लस D, ये था अपने पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो उस हिसाब से तो अब इसमें हम लोग को ऑप्शन मिला, हालांकि AE वेक्टर ऐसे बहुत सारे वेक्टर के बराबर हो सकता है, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शन दिया उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब पहला ऑप्शन देखो AC प्लस AF, अगर AC प्लस AF प्लस कितना AB, ये क्वेश्चन पूछा। अब देखो बोल रहा है कि ये AE वेक्टर AC प्लस AF प्लस AB होगा कि नहीं, तो AC प्लस CD प्लस DE, ये तो AF वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो CD वेक्टर है और AF वेक्टर है, दोनों के आपस में पैरेलल है और दोनों का लेंथ भी बराबर है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों पैरेलल भी है, तो दोनों वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग CD को चाहे तो AF भी बोला जा सकता है। तो देखिए यहीं से ये सीधा सीधा डायरेक्ट मिल गया अपने को। कैसे कि अगर हम इसको देखेंगे AC प्लस AF प्लस AB, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग ऐसा लिख दे AE वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, अगर हमने ऐसे लिख दिया सपोज दैट, तो यहाँ से फिर इसको हम लोग AC वेक्टर प्लस CD को कितना लिख सकते हैं, CD को AF लिख सकते हैं, है ना। अब ये जो आया DE, तो DE का लेंथ और AB का लेंथ दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन DE वेक्टर AB के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब ये AB के अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग DE को कितना लिख सकते हैं, DE को माइनस AB लिख सकते हैं ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू AC प्लस AF माइनस कितना AB, यानी कि ये वेक्टर आया, कौन सा मैच कर गया, सेकेंड नंबर मैच कर गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास ऐसे कोई पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी हो, हम लोग शुरू के टेल से जब लास्ट का हेड मिलाएंगे तो वो वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, बाकी सारे वेक्टर्स के सम के बराबर हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका रिजल्टेंट भी बोला जाता है ना। ओके, आगे देखते हैं फिर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 3OD प्लस DA प्लस DB प्लस DC ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन दे रखा है। देखिए ये बहुत सारे वेक्टर के इक्वल हो सकता है, तो हम लोग इसको बताना है किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है OA OB
माइनस ओ सी, सेकेंड है ओ ए बी माइनस बी डी, एंड थर्ड ओ बी प्लस ओ सी, एंड डी नन ऑफ दी। अब एक बार जरा यहाँ पे ध्यान दो कि जो ऑप्शन अपने पास दे रखा है वो ऑप्शन पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर के टर्म में दे रखा है ना। हालांकि यहाँ पे नहीं बताया कि ओ क्या है, ओ ओरिजिन को लेंगे या फिर ओ कोई दूसरा पॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो हम लोग एक ओरिजिन मान करके चल सकते हैं कि ओ कोई ओरिजिन है। तो यहाँ से इन सारे वेक्टर्स को क्या कर रहा है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा जाए, देखिए यह जाएगा 3OD प्लस डी ए वेक्टर कितना, व्हाट इज डी से ए तक ना, डी ए वेक्टर, यानी कि मैंने जब बोला था कि जब हम लोग ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो इस चीज को डी ए को कितना लिखा जा सकता है, डी ए को लिखा जा सकता है ओ ए माइनस ओ डी, है ना। डी बी को कितना लिखा जा सकता है, ओ बी माइनस ओ डी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, एंड डी सी को कैसा लिख सकते हैं, डी सी को पोजिशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी माइनस ओ डी। अब यहाँ से जरा देखिए ये 3 बार ओडी आ गया, माइनस ओडी, और ये 3OD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये सब का सब। कितना बच गया, ये केवल ओ ए ओ बी ओ सी, ये अपने पास ऐसा 3 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ओ ए ओ बी ओ सी, ये सी नंबर मैच कर गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन है अभी इसमें कि इफ P एंड Q आर मिडिल पॉइंट ऑफ साइड BC and CD of a parallelogram ABCD, then AP plus AQ is equal to, ऑप्शन दे रखा है AC हाफ AC एंड सी ऑप्शन है 2/3 AC एंड डी ऑप्शन है 3/2 AC। ठीक, एक हम लोग रफ डायग्राम निकाल लेते हैं। ये BCCD पैरेललोग्राम है, ABCD कोई पैरेललोग्राम है, तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। मान लिया कि हमारे पास ये ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लिए। ठीक, अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद क्या कहता है कि P एंड, मान लो हम इसको ले लेते हैं A B C D, P एंड Q आर मिडिल पॉइंट ऑफ साइड BC एंड CD, P एंड Q आर मिडिल पॉइंट ऑफ साइड BC, BC का ये मिडिल पॉइंट है P, है ना, और CD का मिडिल पॉइंट है Q, चलेगा। अब क्या कहता है कि AP प्लस AQ कितना होगा, AP प्लस AQ, यानी कि ये AP और AQ कितना होगा, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एजम्पशन लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज A, ऐसे ले लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज A, देखिए पोजीशन वेक्टर यानी कि वो पॉइंट बता रहा है वो, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज A एंड लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज कितना, हम B ले लेते हैं। चाहे तो हम A को ओरिजिन भी मान सकते हैं कि अगर मान लो हम इसका ओरिजिन A को हम ओरिजिन मान लेते हैं, किसी एक को ओरिजिन मान लेते हैं, तो क्या होता है ना कि अपने पास एक वेरिएबल कम हो जाता है, और एक वेरिएबल कम हो जाता है तो फिर कैलकुलेशन में वेरिएबल्स कम रहेंगे तो जल्दी से सॉल्व होता है। तो यही करते हैं यहाँ पे, A ना मान करके ना हम इसको क्या करते हैं, हम इस चीज को ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि लेट A इज
ऑरिजिन, हम ऑरिजिन मान लिया, ठीक। और मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज, सपोज करो कि बी, एंड लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज सी, एंड लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज डी। ऐसा ले लिया हमने। पोजीशन वेक्टर का मतलब कि कोई पॉइंट है ना। मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो उन दोनों में डिफरेंस होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है, आप लोग को अगर ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो वो लास्ट मिनट में देख लीजिए उसको। अब ऐसा करते हैं कि हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर देखिए, ये मिडिल पॉइंट है ना, तो जब मिडिल पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या, इसका पोजीशन वेक्टर है बी, इसका पोजीशन वेक्टर है सी, ये तो ओरिजिन हो गया, और इसका पोजीशन वेक्टर है डी। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो 1:1 में हो रहा है ना डिवाइड, ये तो 1:1 में डिवाइड हो रहा है, तो इसका पॉइंट है बी, इसका पॉइंट है सी, तो इसका पॉइंट कितना आ जाएगा, बी प्लस सी बाई 2, ऐसा लिखेंगे ना। और क्यू का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, क्यू का मिड पॉइंट आ जाएगा डी प्लस सी बाई 2, ये आएगा अपने पास। अब इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग को AP प्लस AQ निकालना है। तो AP, ये तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन है तो AP कितना आ जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, AP इज इक्वल टू ओरिजिन से यहां तक पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A तो ओरिजिन है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू B प्लस सी बाई 2, है ना, एंड AQ, डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं AP प्लस AQ। ये कितना हो जाएगा, AP पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस इज B प्लस सी बाई 2, एंड AQ इज D प्लस सी बाई 2, ठीक है। आंसर AC में रखा है ना। यहां से हम लोग अब कितना लिख सकते हैं, यहां से कितना लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा यहां से B प्लस, देखिए B प्लस D प्लस 2C बाई 2, है ना, B प्लस C प्लस 2C बाई 2, ये अपने पास ऑप्शन आ गया। अब इन सब को AC के टर्म में लिखना है। हम लोग AC वेक्टर कितना लिख सकते हैं बताइए, तो AC वेक्टर कितना लिखा जा सकता है, AC वेक्टर कितना आएगा, सीधा C आ जाएगा ना, है कि नहीं। AC वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर हमने C लिया है, तो C का जब पोजीशन वेक्टर हमने C लिया है तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू वेक्टर C आएगा। तो हम लोग को इसको C के टर्म में लिखेंगे। तो अब C के टर्म में कैसे लिखा है जरा देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि B प्लस D प्लस 2C आया, तो हम लोग इसको ऐसा B प्लस D हाफ B प्लस D प्लस C ऐसा लिख देते हैं। अब जरा देखिए, तो वेक्टर B प्लस D, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर D है कि नहीं, ये वेक्टर B बोले तो AB ना, और वेक्टर B मतलब AB, ओके। यानी कि इसको हम लोग हाफ इस वेक्टर B को, यही वेक्टर है ना B, दैट इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं। यानी कि दिस इज इक्वल टू AB प्लस कितना AD, AB प्लस AD प्लस कितना C, वेक्टर C कितना आ जाएगा, ये वेक्टर C है, यानी कि ये AC के बराबर भी लिखा जा सकता है। AC वेक्टर ही C के बराबर आएगा। AC कितना लिखेंगे, C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी ये AC आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू AC। अब जरा देखिए, AB प्लस AD कितना आ जाएगा, AB प्लस AD, इसको हम लोग ऐसे पैरेलल शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो वो भी तो AC के बराबर ही आएगा। यानी कि वेक्टर AB प्लस AD दिस इज इक्वल टू कितना, वेक्टर AC प्लस AC। तो सॉल्व होकर के कितना आ गया, ये आ गया 3/2 AC। इसको सॉल्व कर देंगे, अपने पास ये आंसर आ गया। तो बस इतना ध्यान में रखने का। अगर हम लोग A को 0 नहीं लेते, इसको भी एक पोजीशन वेक्टर ले लेते, तो बस पोजीशन वेक्टर ले लेते, तो AB वेक्टर कितना आता, B माइनस A आता, BC वेक्टर और AC वेक्टर कितना आता, C माइनस A आता, है कि नहीं। अगर मान लो इसका पोजीशन वेक्टर A ले लेते, तो हमने ओरिजिन मान लिया है। ऐसे ओरिजिन मानने से क्या होता है किसी एक को, कि वेरिएबल्स कम मिलते हैं, और वेरिएबल्स कम रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें। अभी इसमें क्वेश्चन है,
कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द vertices A, B and C of a triangle R I cap minus J cap minus 3K cap। ये पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ये पॉइंट्स बता रहा है ना, पॉइंट्स बता रहा है। जो हम लोग रेशियो निकालते थे वो पॉइंट्स के टर्म में लेते थे। 2I प्लस J माइनस 2 कैप एंड माइनस 5 प्लस 2J माइनस 6K रेस्पेक्टिवली। के बाद लेंथ ऑफ, बोले कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर AD of angle BAC where D is on segment BC, है ना। क्वेश्चन कहता है कि कोई ट्रायंगल है ABC, कोई हमारे पास ट्रायंगल ABC है। मान लीजिए ट्रायंगल A है, ये B है और ये C है। A का पोजीशन वेक्टर क्या है? A का पोजीशन वेक्टर है I माइनस J माइनस 3K एंड B का पोजीशन वेक्टर है 2I प्लस J माइनस 2K और C का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है माइनस 5I प्लस 2J माइनस 6K। ये C का पोजीशन। कहता है कि AD कोई बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, और DBC पे लाई करता है, तो AD का हमें लेंथ निकालना है। तो एक काम हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने D का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया और D का पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद हम लोग वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो अपने को लेंथ मिल जाएगा। तो अब D का पोजीशन वेक्टर निकाला जाए। D का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने आप लोग को ये ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी बताया था कि ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है लाइन, तो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो किसके बराबर होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये D है, सपोज करो कि ये C है, ये B है, तो इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर देन BD इज टू CD। ये कितना लिया था हम लोगों ने? C इज टू B, जिसमें C इसका लेंथ और इसका लेंथ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने इस चीज को देखा था, है ना। तो अभी उसी चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग AB का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और AC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? AB मैग्नीट्यूड निकालो जरा। वेक्टर AB कितना आएगा? वेक्टर AB आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि 2I माइनस I, J माइनस माइनस J 2J, है ना। देन माइनस 2K माइनस माइनस 3K, यानी कि प्लस, यानी कितना बचेगा? ये K बचेगा। तो AB का मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहाँ से? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल टू √6, यानी कि √6 आया। सिमिलरली हम लोग AC फाइंड कर लेते हैं। AC वेक्टर कितना आ जाएगा? AC वेक्टर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि -5 माइनस I कितना? -6I प्लस 2 माइनस माइनस कितना? 3J माइनस 6K माइनस माइनस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? ये बचेगा -3K। आप करके देख लो, -6 -3 यानी कि +3 करेंगे तो ये बचेगा। तो AC का मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहाँ से? 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, है ना, यानी दिस इज इक्वल टू 36 9 9, यानी कितना आ जाएगा? 9 9 36 9 9 8 18, है कि नहीं? यानी कि देखो तो 36 9 9 18 आया, 18 और 36 कितना आ जाएगा? 18 और 36 6 से 4
54 आता है, यानी दिस इज इक्वल टू रूट 54। अब इस रूट 54 का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? रूट 54 अगर निकाला जाए तो कितना आएगा? ये 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 है ना, यानी दिस इज 9 × 6, यानी दिस इज 3√6 आ गया, AC आ गया। तो अब यहाँ से AC का वैल्यू मिल गया हम लोग को और AB का वैल्यू मिल गया। यहाँ से हम लोग कैसा लिखेंगे? देयरफॉर AB इज टू, तो यहाँ से अपने पास AB इज टू AC कितना आ गया? ये AB इज टू AC आ गया √6 अपॉन कितना? 3√6, यानी दिस इज 1:3 है ना। तो देयरफॉर BD इज टू DC, ये कितना आ जाएगा? BD इज टू DC, ये भी आ जाएगा 1:3, यानी दैट इज इक्वल टू AB इज टू AD, यानी ये 1:3 के रेशियो में है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D कितना आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ D कितना? 1 into पोजीशन वेक्टर ऑफ C, 1 into पोजीशन वेक्टर ऑफ C। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ C? पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज -5i प्लस 2j -6k है ना, प्लस इसको ऐसा करते हैं, इधर जगह कम है, इधर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना। अब यहाँ से लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ D निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या हो जाएगा? 1 into पोजीशन वेक्टर ऑफ C, दैट इज -5i प्लस 2j -6k इंटू 3 into पोजीशन वेक्टर ऑफ B 2i प्लस j -2k अपॉन 1 + 3, ऐसे निकालेंगे है ना। अपने पास जो सेक्शन फॉर्मूला था उसके हिसाब से हम लोग ऐसे लिख सकते। कितना आ जाएगा? ये -5i प्लस 2j -6k प्लस 6i प्लस 3j -6k अपॉन 4, यानी दिस इज इक्वल टू -5i माइनस और प्लस 6i, ये i बचेगा 2j 3j 5j -6k -6k माइनस कितना? 12k/4, ये कितना आ गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ D आ गया। तो वेक्टर AD कितना लिखेंगे हम लोग? पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ D कितना है? i प्लस 5j माइनस 12k/4 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A i -j -3k। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को AD वेक्टर मिल जाएगा, और जब AD वेक्टर मिल जाएगा तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे है ना, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला से। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिसिमिलैरिटी है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों एक ही टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कि प्रूव दैट पॉइंट्स दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे ये भी एक वेक्टर दिया हुआ है और लिखा हुआ है पॉइंट, मतलब कि ये एक पोजीशन वेक्टर है। कहता है कि ये पॉइंट मिलकर के ट्रायंगल बना रहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द वेक्टर, यहाँ पे इस तरीके से जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये वेक्टर है, मतलब कि ये पॉइंट है, मतलब कि ये पोजीशन वेक्टर है और ये सब क्या है? वेक्टर है। तो डिफरेंस क्या है इसमें, है कि नहीं? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? जैसे कि सपोज करो कि हम ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लो सपोज करो ये ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, ये ट्रायंगल ABC सपोज दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट है, मान लो कि ये A का पॉइंट है i प्लस 2j माइनस 3k एंड B का पॉइंट है सपोज दैट 2i माइनस j प्लस k एंड C का पॉइंट है 2i प्लस 5j माइनस k, है ना। कहते हैं कि ये पॉइंट है, प्रूव करना है कि ये पॉइंट ट्रायंगल बना रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि चेक दैट वेक्टर्स, ये वेक्टर्स ट्रायंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। सपोज दैट मान लो ये 3 वेक्टर हम ले लेते हैं। इसको कौन सा वेक्टर?
2i प्लस 2j प्लस 3k एंड इसको -3i प्लस 3j प्लस 2k और इसको 3i प्लस 4k हम मान लो वेक्टर ले लिए। देखिए अभी हमने ट्रायंगल में शो कर दिया है, लेकिन हमें इस चीज को प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल में है कि ट्रायंगल में नहीं है। यहाँ पे बस ये मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए किया कि बोल दिया कि यहाँ पे 3 वेक्टर है, प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर ट्रायंगल बना रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है ना। तो पॉइंट्स है तो हम लोग इधर यहाँ पे हम इसको पॉइंट लिए हैं, पोजीशन वेक्टर लिए। ए का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का ये है और सी का ये है, चलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सपोज करो कि इधर कहीं पे ओरिजिन है एक्स और वाई का, और ए का पोजीशन वेक्टर ऐसा है, तो मतलब कि कुछ ऐसे होगा, ये वाला वेक्टर ये 3i प्लस 2, ये वाला वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर सी, इसका मतलब ये है। और इसमें अगर हम लोग ऐसे एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यही वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इस 3 तरीके से वेक्टर, वो वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब जरा सॉल्व किया जाए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था वेक्टर्स में, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर इस तरीके से सारे वेक्टर्स मिल करके, अगर मान लो कि सपोज करो कि सब का सब वेक्टर का सम 0 हो गया, मान लो कि वेक्टर ए, अगर ऐसे बोल दिया कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0, मतलब कि सब का सब वेक्टर मिल करके अगर ऐसे क्लोज लूप बना देता है, सारे वेक्टर्स मिल करके क्लोज लूप बना देता है, तो वेक्टर का सम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो अगर प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, तो अगर इन तीनों वेक्टर का सम, ये नहीं, इन तीनों वेक्टर का सम अगर 0 हो गया तो इसका मतलब तीनों वेक्टर क्या बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। और क्लोज लूप बना रहा है तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो इन तीनों वेक्टर का सम देखो जरा, 2i 2j 3k, इन तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखिए मान लिया कि 3 वेक्टर है, अगर सारे वेक्टर का सम 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर सब का सब क्या बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं। और क्लोज लूप बनाने के लिए कम से कम 3 वेक्टर चाहिए, 4 रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 5 रहेगा तो पेंटागन बनेगा। अब उसमें भी बहुत तरह का पॉसिबिलिटी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर क्या कहते हैं रेगुलर पॉलीगन है या कैसा है, तो वो तो डिपेंड करता है। लेकिन बस हमें इतना तो पता है कि अगर सारे वेक्टर का सम 0 हो गया तो यानी कि दैट वेक्टर्स आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। तो इन सब को जोड़िए जरा, जब हम लोग इन सब को जोड़ेंगे तो इन सब का सम 0 हो रहा है क्या, 2i 2j 3k, इसको जोड़ देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वेक्टर्स मिलकर के ट्रायंगल नहीं बना रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्यों दिखाया, ये बस मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपैरिजन करने के लिए, कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन रखा है पॉइंट के फॉर्म में कि ये वेक्टर पॉइंट है वर्टिसेस का, और ये क्या है, ये वेक्टर है, यानी कि ये साइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया। तो जब तीनों वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर इसमें भी वही लेते हैं कि दिस वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन तीनों वेक्टर का सम, अगर इन तीनों वेक्टर का सम 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। प्रूव दैट द पॉइंट फॉर्म ए ट्रायंगल। तो इन तीनों वेक्टर का सम देखते हैं 0 आता है कि नहीं यहाँ पे। तो जरा देख लीजिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यही ना। तो कितना आ जाएगा, बी माइनस, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया ना, ये बी से बी कैंसिल हो गया, और ये ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, यानी ये सी से सी कैंसिल, यानी कि 0 ही हो रहा है। यानी कि 3 पॉइंट है, देखिए 3 पॉइंट है, यानी कि ये तो 0 हो ही गया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गया, ठीक। कह रहा है कि प्रूव दैट पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। मान लो कि हमने पॉइंट्स ऐसे दिखा दिया, तो अगर ये पॉइंट्स है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर तीनों वेक्टर का सम 0 हो गया तो ट्रायंगल बन सकता है। तो यहाँ से हमने ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मान कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि ट्रायंगल बना सकता है कि नहीं। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इन
पॉइंट्स को हमने कॉलिनियर ले लिया पहले से। अगर ये तीनों पॉइंट है, अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ट्रायंगल बनाएगा। अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, यही ना। तो बस हमको यही चेक कराना था। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये ट्रायंगल बनाएगा कि ट्रायंगल नहीं बनाएगा। अगर हमने एनी हाउ चेक कर लिया कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल बना ही देगा, है कि नहीं। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ले लेंगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो बस चेक करना है हमें कि ये तीनों कॉलिनियर है कि तीनों कॉलिनियर नहीं है। अब जैसे कि मैंने ये भी बोला था कि अगर वेक्टर्स कॉलिनियर है तो वो उनके बीच में एक लिनियरली डिपेंडेंसी रहेगा, और जब वो वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट रहेंगे, है ना, अगर कोई वेक्टर्स कॉलिनियर है, 2 या 3 वेक्टर कॉलिनियर है तो उनके बीच में लिनियरली डिपेंडेंसी रहेगा। और जब वेक्टर्स के बीच में लिनियरली डिपेंडेंसी है तो हम लोग उसको एक लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो उसी मेथड से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जरा चेक कर लिया जाए। अब सपोज करो कि हम ऐसा लिखते हैं कि मान लो कि हम ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ले लेते हैं। सपोज करो दिस मान लो कि ऐसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सपोज करो कि हम इसको ऐसा ले लिया, ये कितना है i प्लस 2j माइनस 3k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो गया, ये हो गया 2i माइनस j प्लस k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना, सपोज दैट 2i प्लस 5j माइनस k। हमने ऐसे ले लिया, ठीक। अब ऐसा करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना आ जाएगा, b माइनस सी पोजिशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a, है ना। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ b में से i माइनस करेंगे तो 2 में से कितना, ये 2i माइनस i माइनस j माइनस 2j यानी कितना माइनस 3j। और उसके बाद यहाँ से इसमें से इसको माइनस किया तो ऐसा k माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस 4k हो जाएगा। ये ए बी हो गया। अब निकाल लेते हैं ए सी, ठीक। अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, सी में से इसको माइनस करेंगे तो i, 5 में से इसको माइनस करेंगे तो 3j, यही ना। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 5 माइनस 2 3 ना, प्लस 3j 2 माइनस 1 i 5 माइनस 2 3 एंड माइनस के माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2k हो गया। ये आ गया ए बी आ गया और ए सी आ गया। अब जब देखिए अगर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर ये कॉलिनियर होता तो दोनों में एक लीनियर डिपेंडेंसी आ जाता। अब हम लोग इस ए बी को ए सी के टर्म में लिख सकते हैं क्या, जरा चेक कीजिए। यानी अगर हम लोग ए बी को ए सी के टर्म में लिखना चाहें कि मान लो कि लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी लैम्डा ए सी, अगर ए बी और ए सी एक कोलिनियर वेक्टर होता, एक ही लाइन में होता, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे। और लिख सकते थे वहां पे लैम्डा का कोई वैल्यू आना चाहिए। तो कितना आ रहा है यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू, जरा देखो तो। जब लैम्डा का वैल्यू लिखेंगे, हालांकि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ए बी को ए सी के टर्म में नहीं लिखा जा सकता, दोनों में कोई लीनियर रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब कि ए बी और ए सी कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर नहीं है तो यानी कि पॉइंट्स क्या है, सारे नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर है तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है। फिर भी एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी, ऐसा हमने लिख दिया। तो कितना आ जाएगा, i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू लैम्डा i प्लस 3j प्लस कितना 2k। कितना आ रहा है यहाँ से, i वाला सब एक तरफ लेकर के चलो, 1 माइनस लैम्डा i, यही ना, प्लस माइनस 3 लैम्डा j प्लस कितना 4 माइनस 2 लैम्डा k इज इक्वल टू कितना 0। तो जब वेक्टर 0 हो गया तो x का भी 0, y भी 0 और z भी 0। तो देयरफॉर 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इधर से लैम्डा कितना आ रहा है, तो इधर से लैम्डा आ रहा है 1 और इधर से लैम्डा कितना आ जा रहा है, यहाँ से लैम्डा आ रहा है -1 और यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 2। तो ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है ना, लैम्डा का कोई एक यूनिक वैल्यू आना चाहिए था ना।
तो लैम्डा का कोई यूनिक वैल्यू आ ही नहीं रहा है, मतलब कि ए बी और ए सी में कोई लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब ये कॉलिनियर नहीं है, ना ही कॉलिनियर है ना ही पैरेलल। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कॉलिनियर है। और जब तीनों पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है तो क्या बनेगा, हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से ये बात अपने पास प्रूफ हो जाता है कि ये मिल करके क्या बनेगा, एक ऐसा ट्रायंगल बनाएगा। ओके ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे लीनियर डिपेंडेंसी वगैरह पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अभी हम लोग। इसमें जरा देखिए, एक टर्म आता है डायरेक्शन कोसाइन। इसमें एक टर्म आता है डायरेक्शन कोसाइन। हम लोग किसको कहते हैं, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कहते हैं कि अगर कोई वेक्टर एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, उस एंगल का अगर हम लोग कॉस लेंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है, ये मान लो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एक्स एक्सिस के साथ ये क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इसका एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन आया है ना। और मान लो कि वाई के साथ कुछ एंगल अल्फा बना रहा होगा तो कॉस अल्फा वाई के साथ डायरेक्शन कोसाइन, और जेड के साथ अगर कुछ बना रहा होगा तो उसका कॉस लेंगे तो वो जेड के साथ डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है कि एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कॉस। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो कि हमने कोई वेक्टर ले लिया, मान लो इस तरीके से ए आई बी जे प्लस सी के, ये हमारे पास कोई वेक्टर है। सपोज करो ये कोई वेक्टर है ए आई बी जे सी के। तो अगर हम लोग इसका मान लो एक्स एक्सिस के साथ, सपोज करो इसका एंगल विद एक्स एक्सिस मान लो अल्फा है, और एंगल विद वाई एक्सिस सपोज करो कि बीटा है, एंड एंगल विद जेड एक्सिस सपोज करो कि गामा है। देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। जैसे कि ये क्या है जरा समझिए, कि मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और सपोज करो कि ये जेड एक्सिस है। मान लो ये जो पेन वाला डायरेक्शन है ये जेड एक्सिस है। हमने कोई वेक्टर ले लिया ऐसे, सपोज करो कि ये वेक्टर है, मान लिया कि ये ऐसे वेक्टर है। अब जरा देखिए, ये एक्स के साथ ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल बन रहा है एक्स के साथ। प्लेन के साथ नहीं देखना है, एक्सिस के साथ देखना है। प्लेन के साथ तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक्स के साथ ये एंगल, वाई के साथ ये एंगल, और जेड के साथ ये एंगल। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये जो एंगल बनता है ना एक्सिस के साथ, उस एंगल को जो हम लोग कोसाइन लेते हैं वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो जब हम लोग कॉस अल्फा निकालेंगे तो ये कॉस अल्फा होता है, दिस इज ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि इसका एक्स का कंपोनेंट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यानी दिस इज इक्वल टू ए अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका कॉस अल्फा। कॉस बीटा कितना होगा, कॉस बीटा हो जाएगा इसका y कंपोनेंट b अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी दैट इज b इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। ये डायरेक्शन कोसाइन है। उसी तरीके से कॉस गामा कितना हो जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, यानी दिस इज सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसका यूनिट वेक्टर ले लो, कि सपोज करो कि हम इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। जब यूनिट वेक्टर लेंगे तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, यानी दिस इज ए अपॉन
रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। ये इस तरीके से आ गया। तो यही क्या है, ये क्या है, कॉस अल्फा है कि नहीं, ए बाय दिस, यानी दिस इज इक्वल टू क्या, कॉस अल्फा इंटू वाई, और ये कितना, कॉस बीटा इंटू जे, और ये कितना, कॉस गामा इंटू के। मतलब कि अगर यूनिट वेक्टर जो है ना, अगर हम लोग किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो उसका एक्स का डायरेक्शन कोसाइन बताता है, वाई कंपोनेंट वाई के साथ डायरेक्शन कोसाइन बताता है, और जेड कंपोनेंट जेड के साथ डायरेक्शन कोसाइन बनाता है। तो एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। देखिए ये 3D में चल रहा है, 3D में एंगल और 2D में एंगल अलग होता है। अब जैसे कि सपोज करो कि अगर हम 2D की बात करें, मान लो ये 2D है, ये x और ये y है, x के साथ ये एंगल और इसके साथ ये एंगल। तो अगर जैसे कि तुम यहाँ पे कह दोगे कि भाई यहाँ पे 30 डिग्री है तो y के साथ 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक। लेकिन 3D में डिफरेंट हो जाता है। कैसे कि अब जैसे कि सपोज करो ये ऐसा है, मान लो ये ऐसे है, हमने ये वेक्टर ले लिया, ये वाला वेक्टर, ध्यान दो जरा, इस तरीके से वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इधर से ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है कि नहीं, और y के साथ ये एंगल है। तो वैसा मत सोचना कि अगर सपोज करो कि ये 30 है तो y वाला 60 हो जाएगा, वो एक प्लेन में नहीं है, वो अलग प्लेन में है। अभी जैसे कि यहाँ पे मान लो इस प्लेन में एक तरफ से 30 है तो दूसरी तरफ से 60 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में तो 90 होता है। लेकिन जब ये ऐसे 3 डायरेक्शन में आ गया तो यानी कि जब जेड कंपोनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 3 डायमेंशन में है ना, 3D में है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अगर मान लो इसके साथ 30 दिया हुआ तो इसके साथ 60 मत बता देना, उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो इधर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बाई दिस, कॉस स्क्वायर बीटा करेंगे तो दिस स्क्वायर बाई दिस, एंड कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो सी स्क्वायर बाई दिस। और जब तीनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर तीनों का क्या है, सेम है। तो ऊपर में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके जब हम लोग सम निकालते हैं तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ओके। तो अगर सपोज करो कि तुमको दो तरफ से एंगल दिया हुआ है, कि बोल दिया कि एक तरफ से 30 डिग्री है, एक तरफ से 60 डिग्री है, तो दूसरी तरफ से तो बाकी जो तीसरा एक्सिस बच गया उसके साथ कितना एंगल आएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। एक के साथ 30 दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर 30, एक के साथ 60 दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर 60, 1 करा देंगे और फिर बाकी इसका वैल्यू हम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, आपको बहुत जगह पे क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कि जो एंगल बन रहा है यूनिट वेक्टर के साथ जो उसके कंपोनेंट्स रहेंगे वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ही है। अब इसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। इसमें भी एक क्वेश्चन है इस तरीके से, देखिए कोलिनियर वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट होता है, कोलिनियर अगर वेक्टर नहीं है तो लिनियरली डिपेंडेंट नहीं है। तो इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दे रखा है मीडियन, कहता है कि मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ABC इज bisected at E. BE meets AC in F. Then AF is to AC कितना होगा। पहला है 3/4, 1/3, 1/2 एंड डी है 1/4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बताया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कैसे पॉइंट्स लेकर के या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। कहता है मीडियन एडी ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट E। मीडियन एडी ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट E, यानी कि हमने एक पहले ट्रायंगल बना लिया। सपोज करो कि हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, है ना, और
मान लो कि हमने AD ले लिया, मीडियन है ये दोनों सेम है, सपोज करो ये D है, देन बाइसेक्टेड एट E, ये E पे बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये और ये क्या है, सेम है, ठीक। फिर कहता है कि BE मीट्स AC, BE मीट AC एट F, कहाँ पे मिल गया, ये F पे मिल गया है ना। तो बोलता है AF इस टू AC कितना होगा, यानी कि AF इस टू हमें AC का वैल्यू बताना है। अब इस चीज को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे जरा समझिए। यहाँ पे हम लोग लिनियरली डिपेंडेंसी लेकर के चलेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब का एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर तुम जो चाहो वो ले लो, A का A ले लो, B का B ले लो, C का C ले लो। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ है तो हम किसी एक को ओरिजिन मान करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग किसी एक को ओरिजिन मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि A ओरिजिन है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको ओरिजिन ले लेते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा, ओरिजिन है। इसका पोजीशन वेक्टर B ले लेते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो कि C ले लेते हैं। ये पोजीशन वेक्टर यानी कि पॉइंट्स है, ठीक। अब जरा देखो ये मीडियन है ना, ये AD मीडियन है यानी ये मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा B प्लस C/2, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, चलेगा। अब जरा देखिए इसका पोजीशन वेक्टर B प्लस C/2 आ गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या, इन सब का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ E कितना लिखेंगे हम लोग, 0 प्लस B प्लस C/2 डिवाइड बाई 2, है ना। यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना, ये आ गया B प्लस C/4, ये E का पोजीशन वेक्टर। अब क्या कहता है, BE मीट्स AC इन F, देन AF इज टू AC। अब कह रहा है कि ये BE F पे मिल गया तो AF इज टू AC कितना आएगा। तो ऐसा करते हैं कि मान लो कि लेट AF इज टू AC इज इक्वल टू लैम्डा AF इज टू AC, सपोज करो कि ये लैम्डा इज टू 1 ले लेते हैं मान लो हम, या फिर ऐसा करते हैं AF इज टू FC, AF इज टू FC हम लोग लैम्डा इज टू 1 लेते हैं, मान लिया अपने मन से ये AF इज टू FC लैम्डा इज टू 1 है। तो इस लैम्डा इज टू 1 हमने ले लिया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ F कितना आ जाएगा, कितना आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, बताइए, लैम्डा C, यही ना, प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यानी दिस इज इक्वल टू लैम्डा C अपॉन कितना, लैम्डा C अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ऐसा करते हैं ना कि हम लोग को कम से कम वेरिएबल लेना है, इसको उल्टा कर लेते हैं। इसको उल्टा करने का रीजन ऐसा है कि मान लो हमने A को ओरिजिन लिया है और हम ऐसा करते हैं कि मान लो कि लेट CF इज टू FC, FA, ये हम लैम्डा इज टू 1 लेते हैं यानी कि ऐसे। तो ऐसा लेने से क्या होगा, जरा देखिए, इसका पोजीशन वेक्टर थोड़ा, पोजीशन वेक्टर ऑफ F, इसका पोजीशन वेक्टर पहले वाले से थोड़ा छोटा आएगा, कैसे, लैम्डा इंटू 0, 1 इंटू कितना C अपॉन लैम्डा प्लस 1, यानी कितना आ गया, ये C अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ F आ गया, है ना। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ F आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि BE ही कहाँ पे मिलता है, BF पे मिलता है ना, BE F पे डाइसेक्ट करता है, तो हम लोग ऐसा निकालते हैं वेक्टर BE, इसको आप ध्यान में रखना क्वेश्चन, हम लोग BE वेक्टर निकाल लेते हैं। BE वेक्टर कितना होगा, BE वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E कितना है, ये है B प्लस C/4 माइनस कितना B, यानी कि दिस इज इक्वल टू
माइनस करेंगे तो c माइनस 3b/4 दिस इज बीई वेक्टर एंड bf वेक्टर कितना आ जाएगा, bf वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ f यानी कि c लैम्डा प्लस 1 माइनस b, यानी दिस इज इक्वल टू c माइनस लैम्डा प्लस 1 b अपॉन लैम्डा प्लस 1, हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो BE है और BF है दे आर कोलिनियर, है ना, BE एंड BF आर कोलिनियर वेक्टर, ये एक कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर है तो दोनों के बीच में एक लिनियरली डिपेंडेंसी होगा, यानी कि लिनियरली इनके बीच में लीनियर इक्वेशन आएगा। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, तो देयरफॉर लेट BF इज इक्वल टू म्यू BE, और इसमें म्यू क्या है, म्यू कोई स्केलर है, सपोज करो कि ये कोई स्केलर वैल्यू है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं जरा, BF इज इक्वल टू म्यू E, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BF, C माइनस लैम्डा प्लस 1 B अपॉन लैम्डा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू म्यू BE C माइनस 3B/4, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 4C माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 B, इसको इधर से मल्टीप्लाई करा दिया तो, और इधर म्यू लैम्डा प्लस 1 C माइनस 3B। अब ऐसा करते हैं कि जो B वाला वेक्टर है एक साथ और C वाला वेक्टर है एक साथ लिखेंगे, तो इधर से आ जाएगा ये 4C और इधर से कितना आ जाएगा माइनस म्यू लैम्डा प्लस 1 C, ओके, माइनस इधर से कितना है, इधर से है माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 B, और ये उधर से आया तो क्या हो जाएगा प्लस म्यू, यानी दिस इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आए तो प्लस म्यू लैम्डा प्लस 1 3B, दिस इज इक्वल टू कितना 0। तो C वाला एक साथ रख लेते हैं, तो C वाला एक साथ रख लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस म्यू लैम्डा प्लस 1 C प्लस B वाला एक साथ में निकालेंगे तो B कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, म्यू लैम्डा प्लस 1 3 म्यू लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, B इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये C वेक्टर है, C वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग C वेक्टर बोलेंगे इसको, हालांकि C पोजीशन वेक्टर है ना, C का पोजीशन वेक्टर है, तो लेकिन ये ओरिजिन है तो हम लोग वेक्टर C को हम लोग AC भी बोल सकते हैं, AC वेक्टर भी तो C ही आएगा। और B वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर 0 है, तो AB को भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर B ही बोलेंगे। तो एक तरीके से ये वेक्टर C AC है और एक तरीके से वेक्टर B क्या है, AB है, ठीक। अब जरा देखो, ये AC वेक्टर और AB वेक्टर दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर, एक ही प्लेन में है लेकिन क्या है, नॉन कोलिनियर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही प्लेन में अगर दो वेक्टर है और दोनों नॉन कोलिनियर है तो दोनों क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि लैम्डा 1A प्लस लैम्डा 2B इज इक्वल टू 0, दोनों लिनियरली डिपेंडेंट है, एंड इफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है, लैम्डा 1 भी 0 होता है और लैम्डा 2 भी 0 होता है। अगर 3 वेक्टर रहता तो उसको भी हम लोग 0 कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या पता चला कि C और B क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यानी कि ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो अब उसको हम लोग 0 कराते हैं, देखते हैं 0 कराने के बाद कितना वैल्यू आता है। तो कितना आ जाएगा 4, यहां से 4 माइनस म्यू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज म्यू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी ये एक रिलेशन है अपने पास। और दूसरा रिलेशन कितना आ रहा है इधर से,
दूसरा रिलेशन है 3 म्यू लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, है ना, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं कि म्यू लैम्डा प्लस 1 को हम लोग रिप्लेस कर, तो म्यू लैम्डा प्लस 1 कितना है, 4 है, तो इसको हम लोग 4 से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 12, तो यानी कि दैट इज लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर लैम्डा कितना आ जाएगा, 2, यानी लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया है। तो जब लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया तो इसका मतलब ये 2 है और ये 1 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, AF इज टू AC, तो AF कितना है, 1 है, और AC कितना हो गया, 3, तो AF इज टू AC कितना लिख देंगे यहाँ से, जैसे ही लैम्डा 2 आ गया तो AF 1 है और ये, यानी कि AF 1 यूनिट है और FC 3 यूनिट है, तो AF 1 यूनिट और AC कितना, 3 यूनिट, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंसी के हिसाब से इसको सॉल्व करके आंसर निकाला। ऐसे और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिलहाल इतना आप लोग नोट करके रखेंगे।